अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट कफ़ील रहमान आज एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यंग डॉक्टर हैं और ये इन्होंने जो है ना टिकटॉक हिला के रख दिया है। पिछले दिनों इनकी एक रील आई थी जिसकी बेस पे हमने इनको अप्रोच किया और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर फ़ाद। तो चलिए चलकर बात करते हैं द यंगेस्ट डॉक्टर ऑफ आवर मेडिकल कम्युनिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ाद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कफील भाई? ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि पहले आपका सफ़र कैसे रहा, क्योंकि स्पेशली आप लाहौर से ट्रैवल करके आए हैं। कंफर्टेबल रहा है काफ़ी। आपको पता है मोटरवे से आना होता है तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। ये तो कुछ बातें हैं जो हमारी हुकूमत ने फैसिलिटेट किया हुआ है हमें, तो इट्स गुड अच्छा था सब। सही। अच्छा, मुझे तो पहले ये बताएं कि आपका जो यंग डॉक्टर्स के हवाले से जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें आप डे बाय डे कुछ नया दिखा रहे हैं, इतना फैक्ट रिवील कर रहे हैं, इतनी सच्चाई दिखा रहे हैं, ये चीज़ जो है आपको वर्ल्ड डॉक्टर कम्युनिटी अलाउ कर रही है? मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। आपको पता है जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तो उस पर आपको मिक्स्ड ओपिनियंस तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी कम्युनिटी जो है डॉक्टर्स की कम्युनिटी में, ये नहीं कह रहा कि मतलब सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं काफ़ी सारे जो आप ले सकते हैं इस कम्युनिटी से। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं डॉक्टर्स के, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको आगे जाके बताऊँगा बातें, तो काफ़ी डार्क डेज चल रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आवाम को पता चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता, आम बंदे को ये बातें नहीं पता। हमारे टाइम में तो ये बड़ा ड्रीम होता था वालदैन का कि अपने बच्चों को स्पेशली मेडिकल में इनरोल करवाएं, उनको एमबीबीएस करवाएं। तो मुझे प्लीज़ ये बताएंगे कि अभी जब आप एमबीबीएस कर चुके हैं तो इसके बाद आपको कैसा रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं वो कर लेता, ये कर लेता, कुछ ऐसा मिक्स एंड मैच तो नहीं है? वैसे देखें, ये इसमें ना आपकी पैशन की बात होती है सबसे पहले तो, कि मतलब आपने सर्व करना है कम्युनिटी को, आपने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, ये सारी बातें तो चलती रहती हैं साथ साथ। ठीक है, और ये मेरा भी पैशन था स्टार्ट से। मतलब मुझे किसी ने फोर्स नहीं कराया डॉक्टर बनने के लिए, मैं खुद बनना चाहता था डॉक्टर, सही था स्टार्ट से। लेकिन वो होता है ना कि आपका एक बबल बर्स्ट होता है, वो हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन क्योंकि हमें लगता था कि आपका एमबीबीएस हो जाएगा, उसके बाद तो लाइफ सेट है। मतलब दिखाया जाता था कि उसके बाद आप डॉक्टर होंगे एटलीस्ट, मतलब आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, यू विल अर्न अ हैंडसम अमाउंट, आपके मतलब चीज़ें चलने लग जाती हैं, दूसरे अखराजात मैनेज होने लग जाते हैं। लेकिन फिर जब हाउस जॉब स्टार्ट हुई, तब भी हाउस जॉब में भी बंदा मतलब ठीक ही रहता है, उस टाइम भी इतना कुछ पता नहीं चलता क्योंकि पेड हाउस जॉब थी हमें, जो हमारा अपना इंस्टीट्यूट होता है वो पेड हाउस जॉब भी देता। लेकिन आफ्टर हाउस जॉब वो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई। फ़ाद भाई, हमारे यहाँ तो ये चलें एक, क्योंकि हम एशियन कल्चर में रहते हैं, हमारे यहाँ तो यही है कि एक कहते हैं टोर बन जाती है, एक अलग बंदे की ना एक टोर होती है, हर बंदा कहता है भाई ये डॉक्टर है। तो क्या वो चीज़ अभी भी आपको, वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो चीज़ अभी भी मिल रही है या समहाउ? ये देखिए, ये बात तो एक है कि ये चीज़ तो अभी तक मतलब है कि रिस्पेक्ट मिलती है डॉक्टर्स को, कम्युनिटी में रिस्पेक्ट, हॉस्पिटल में रिस्पेक्ट, मतलब ये एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर तो है। लेकिन फिर एक और चीज़ भी आ जाती है कि जो हमारे से अब जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई डॉक्टर, लाइक अब मैंने भी, मेरे कुछ दोस्त हैं वो THQs और DHQs में होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स फेस किए हुए कि लाइक कभी कभी ऑब्वियस सी बात है पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, रिससिटेट करते हैं, CPR दे रहे होते हैं लेकिन नहीं रिससिटेट हो सकते, एक्सपायर हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं वो हाथापाई पे भी आ जाते हैं और फिर तब वो भूल जाते हैं कि आप डॉक्टर हो या क्या हो। तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह का है कि रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है, अभी भी है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसी जगह पर हो, तो ये बात है। फ़ाद भाई, मैंने भी देखा है कि होता ये है कि यंग डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि जब अटेंडेंट भी ना हो पेशेंट का तो ब्लड देने पे भी वो खड़े होते हैं, उसको पेशेंट के एक अटेंडेंट का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं उसको, इवन के वो अगर वहाँ पर कोई फैसिलेटर ना हो तो उसको वो एक्सरे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी वो उसकी व्हील चेयर को लेके जा रहे होते हैं। एक यंग डॉक्टर का रोल अगर बात करें इस वक्त, क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री सॉरी मैंने बोल दिया, हेल्थ केयर कम्युनिटी में, हमारे हेल्थ सेक्टर में एक यंग डॉक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, मुझे तो लगता है कि आफ्टर 3 PM ना हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल को यंग डॉक्टर्स ही चला रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो तो ऑन कॉल होते हैं। ठीक है, वो तो अब ऑन कॉल होते हैं, वो थोड़ी उधर प्रेजेंट होते हैं। ट्रेनीज जो होते हैं, रजिस्ट्रार जो होते हैं, वो आपको पता है उनके क्या हालात हैं, वो तो फिर अपना ही चिल्ली कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो मुझे जो बेसिकली लगता है कि हॉस्पिटल सारा जो आफ्टर 3 PM जो ऑफिस आवर्स, मॉर्निंग आवर्स के बाद, वो सारा यंग डॉक्टर्स ही चलाते हैं, उन्हीं का काम है। क्योंकि आप देखें बेसिक प्रोसीजर्स भी जो है वो यंग डॉक्टर्स को शौक भी होता है सीखने का। अब CVP लाइन पास करना एक प्रोसीजर है, ये लाइक ट्रेनीज करती हैं, आप ट्रेनिंग में जाकर करते हैं, लेकिन हमारी हाउस जॉब में ये यंग डॉक्टर्स ही कर रहे होते थे, जो HOs होते थे, क्योंकि शौक होता है उनको सीखने का, ABGs लेना, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं कॉम्प्लिकेटेड। तो ये समझे एक तरह से कि यंग डॉक्टर्स ही पूरा हॉस्पिटल चला रहे होते हैं आपका। ये होता है कि आपके ऊपर सुपरविजन में कुछ लाइक आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ तो सारा काम यंग डॉक्टर्स ही कर रहे होते हैं। उनको मज़ा भी आता है, उनको होता है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, एक एक्सपोजर एक्सपोजर हो रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में
सबसे बड़ा मैं कहूँगा बेनिफिट ये है हमें जो बाहर की कंट्रीज़ में होता है कि आप इधर पेशेंट को जैसे वैसे मतलब करके आप सीख सकते हो, मतलब इस तरह उस तरह नहीं है। कर सकते हैं। हाँ मतलब आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब और सीख के फिर आप कवर अप भी कर सकते हैं। कुछ मतलब इंसिडेंट होता नहीं है, रेयरली होते हैं, लेकिन हो जाते हैं इंसिडेंट्स कुछ। यानी आपको प्रैक्टिस में काफ़ी मतलब आज़ादी है यहाँ पर, आज़ादी है, लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशंस नहीं है। जी बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ देख रहा हूँ कि MBBS की, जिस तरह आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जो रीसेंट रील्स हैं वो ये रिवील कर रही हैं कि एक BDS का क्या स्कोप है एज़ कम्पेयर टू MBBS। इवन के आपने DPT और इवन के नर्सिंग को भी आपने जो है ना इससे सुपीरियर करार दे दिया। ये मुझे समझ नहीं है कि ये क्यों आपने इसमें वाकई रियलिटी है या सिर्फ ये व्यूज़ की हद? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी एक स्टीरियोटिपिकल सोच चलती आ रही थी कि नर्सिंग को लोग समझते थे कि ये लोग मतलब तो इन्फीरियर लोग करते हैं, ये मतलब उस तरह के लोग मतलब कहते हैं कि मतलब जो अच्छा बंदा होता है वो नर्सिंग नहीं करते, ठीक है। स्पेसिफिकली अब एक टर्म है जो कि लेमन टर्म है, मैं यूज़ करना भी नहीं चाहूँगा था, लेकिन लोग कहते हैं कि चूड़े करते हैं, इस तरह की टर्म्स, ठीक है। मतलब काफ़ी इस प्रोफेशन को ना नीचे गिराया जाता है। अब लेकिन आपको मैं एक हकीकत बात बताता हूँ, नर्सिंग जो है ना, नर्सिंग प्रोफेशन वाले US में भी, UK का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन US में और इवन गल्फ में भी डॉक्टर्स से ज़्यादा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा अर्न करें। और इवन अगर मैं पाकिस्तान में भी आपको बताऊं तो नर्सिंग प्रोफेशन काफ़ी बेहतर है हमारे प्रोफेशन से। अब इसमें कैसे बेहतर है तो वो मैंने अपनी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, मैं आपको भी बता देता हूँ। चलें कि हमारा प्रोफेशन जो है 5 साल आपने पढ़ना है, ठीक है। उस MCAT वगैरह की खप तो छोड़ दें, हर साल आपने प्रॉफ पास करना है, ठीक है। प्रॉफ पास करने के बाद हाउस जॉब आपने करनी है। हाउस जॉब मतलब ये टोटल कितना हो गया, 6 ईयर्स हो गया आपको, 6 ईयर्स लग गए। हाउस जॉब के फ़ौरन बाद आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि आप कहीं इंटर्नशिप करें अनपेड या कोई एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि अब सैचुरेशन इतनी हो गई हुई है मार्केट में कि नहीं मिलती। क्योंकि जूनियर डॉक्टर के रोल्स हैं उन पे काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स अभी तक काम कर रहे हैं, मतलब उनका 8-8 साल एक्सपीरियंस है, बट दे आर वर्किंग एज ए MO मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। हालांकि उनको चाहिए वो अपनी ट्रेनिंग में जाएं, आगे जाएं, लेकिन वो एक बॉटल नेक क्रिएट हुई हुई है जिसकी वजह से काफ़ी सैचुरेशन इधर हुई हुई है। मीनवेल अगर हम दूसरी तरफ देखें, मैं आपको अपने हॉस्पिटल का वाकया बताता हूँ। PPSC ने कोई सीट्स अनाउंस की थी, 80 या 90 सीट्स अनाउंस की थी, कोई एग्जाम हुआ था नर्सिंग का। तो जो हमारे हॉस्पिटल में नर्सिंग थी, हमारा फैमिली मेडिसिन और एमरजेंसी मेडिसिन का डिपार्टमेंट होता है, उधर की सारी नर्सेज जो हैं उनका एग्जाम वो क्लियर हुआ और उनको सबको उन्होंने रख लिया PPSC ने। अब हुआ क्या, पीछे नर्सिंग की शॉर्टेज हो गई क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में कोई नर्सिंग थी नहीं। तो लिटरली आपको मैं बता रहा हूँ, लोग नर्सिंग करने के बाद भी ना 1 साल का इनका इंटर्नशिप पीरियड होता है। वो लोग इंटर्नशिप पीरियड में थे, उनके पास PNC नंबर नहीं था, जिससे हमारा PMDC नंबर होता है ना, इनका PNC नंबर होता है। लेकिन उनको 60 to 65,000 की सैलरी पे हायर कर लिया गया, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हाँ मैं आपको बताऊँ, यंग डॉक्टर्स मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एग्जाम्स पास हैं, जैसे थोड़ी CV और मैंने कुछ रिसर्च वर्क्स किए हैं, जैसे CV थोड़ी इंप्रूव्ड है तो सैलरी थोड़ी बेहतर मिलती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यंग डॉक्टर्स को मैंने खुद देखे, मेरे बैचमेट्स हैं 40,000 45,000 मर के मिल रहा है इतना, या 50,000 मैक्स। और मेरा भी इवन आई हैव क्लियर्ड PLAB 1 एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। और मुझे कितनी सैलरी मिल रही होगी आप गेस करें? अराउंड 45-50। थोड़ा सा ऊपर 75,000 तक मिल रही है मुझे, ठीक है। लोग रिवील नहीं करते, लेकिन मैं अपनी सैलरी भी रिवील ओपनली ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रह रहा हूँ इस चीज़ में। तो ये ऐसे ही है कि अब मैं ऊपर से इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए नर्सिंग में इस तरह 36 घंटे की उनको नाइट कॉल्स नहीं करनी पड़ती, जिस तरह हमारा होता है ना। अब काफ़ी ड्रेन हो जाता है बंदा, बहुत हेक्टिक ईदें भी जो है वो हॉस्पिटल में गुजरती हैं। हालांकि उनका नर्सिंग वालों के जो इनके जो अपने इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस होता है, दूसरे जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें मतलब वो उनको ऑफ मिलता है, लेकिन हमें ईद पे भी ऑन ड्यूटी होना पड़ता है, रोस्टर बनता है। तो इट्स क्वाइट हेक्टिक यहाँ पर। और मतलब नर्सिंग का स्कोप बाहर भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये हमने काफ़ी ना ग्लोरीफाई किया इस प्रोफेशन। ऐसे ही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर को एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न करने में कितने टाइम का वक्त लगता है? अगर इसको आप पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊं, देखिए MD कैट आप करते हैं, उसके बाद आपने 5 साल के प्रॉफ्स देने, एनुअल प्रॉफ्स, ठीक है। वो प्रॉफ भी बड़े मुश्किल होते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें बड़े ब्रेकडाउन्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। मैं खुद 3 बार ये सोचता था घर कॉल करके कि मैं MBBS छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपकी जो इंटर्नशिप हाउस जॉब है वो 1 साल की, वो हाउस जॉब वाला पीरियड थोड़ा चिल पीरियड होता है कि चलो बस पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, लगता है चलो कुछ है। लेकिन उसके बाद से फिर अचानक से आपका बबल बर्स्ट होता है, बाहर आती है तो आप जॉबलेस होते हो, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आपने फिर FCPS 1 एग्ज़ाम होता है, अगर आपने पाकिस्तान में ट्रेनिंग करनी है तो आप वो एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद फिर इंडक्शन का सीज़न होता है, जुलाई का सीज़न होता है, अलग अलग मंथ्स होते हैं। गवर्नमेंट में इंडक्शन मिलना थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल है, अभी नहीं मिलती इतनी ईजिली, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग कोशिश करते हैं और उसमें भी अच्छी खासी सिफारिश लगनी पड़ती है, लगती है तो तभी जाके मिलती है। और इंडक्शन मिलने के बाद फिर आपकी 4 साल की ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपने आफ्टर 2 years ऑफ योर ट्रेनिंग आपने एक एग्ज़ाम देना है जिसको IMM एग्ज़ाम कहते हैं, अगर आप इंटरनल मेडिसिन में कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप FCPS 2 देते हैं। और FCPS 2 80 to 90% लोगों का पहले अटैम्प्ट में क्लियर होता ही नहीं है, ठीक है।
लाइक 2 अटैम्प्ट्स तो लगती हैं। तो तब तक करते करते और FCPS 2 करने के बाद आपने 2 साल और फिर काम करना है, आप रजिस्ट्रार के लाएंगे, उसके बाद 2 से 3 साल काम करेंगे, तब जाके यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट। एवरेज अगर टाइम की बात की जाए तो आपकी एज उस वक्त होगी अराउंड 45 to 46। 46 ईयर्स, बिल्कुल 45 से 46 ईयर्स तो लग जाते हैं आपको, तब जाके आप थोड़ी बहुत हैंडसम अमाउंट मैं कहूँगा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कमाते नहीं है, जो अर्न करना चाहते हैं करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखें ना, जो चीज़ मैं नोटिस की, अब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें भाई, डॉक्टर्स वहाँ पर भी अपने क्लिनिक्स करते हैं या मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह नहीं करते जैसे पाकिस्तान में। एक मैंने कंसल्टेंट को भी देखे कि वो भी दौड़ भाग में लगे रहते हैं, इस हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं, कभी कभी इस हॉस्पिटल में, लाइक एक जो कंसल्टेंट है एक हॉस्पिटल में नहीं आपको मिलेगा, वो 2 से 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मिलेगा आपको। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डी नीड टू अर्न, और वो एक तरफ से सारी कमाई तो हो नहीं रही, तो उनको भी भाग दौड़ चलती रहती है आपकी, इवन आफ्टर यू आर कंसल्टेंट। तो बीइंग अ डॉक्टर आप समझते हैं कि स्ट्रगल्स और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हैं, और उतना फ्रूटफुल नहीं है ये जितना मतलब दिखाया जाता है। और अगर आप पैशनेट नहीं है इस चीज़ के लिए, तो फिर तो आप बीच में ही बहुत बहुत डिप्रेस होकर डिसहार्टेंड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब अभी तक आपकी जितनी डिस्कशन से हमने चीज़ें जो हमने रिज़ल्ट निकाले वो यही है कि एक डॉक्टर के लिए इतना आसान नहीं है इस फील्ड में सरवाइव करना। अगर बहते पानी की तरह रहेगा तो वो समहाउ एक फाइनेंशियल चार्ट में भी वो स्टेबल होगा और अपने करियर को भी वो बैलेंस कर सकेगा। बिल्कुल। इस सब में सारे सिनेरियो में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक यंग डॉक्टर का PMDC से जो शिकवे थे, शिकायतें थी, जो नाराज़गी थी, स्टिल द सेम, कुछ फ़र्क आया है, कुछ बेहतरी आई है? अब आजकल की बात करेंगे तो यंग डॉक्टर्स के ये बढ़ते ही जा रहे हैं शिकवे, ठीक है। अभी क्योंकि रिसेंटली PMDC ने मतलब एक पॉलिसी लॉन्च की है, वो ये है कि मतलब पासिंग क्राइटेरिया पहले 50% होता था। मेडिकल कॉलेज में हमारा एनुअल प्रॉफ होता है, उसका 50% पासिंग क्राइटेरिया था, और आपको अटेंडेंस 75% मेंटेन रखनी होती थी। अब इन्होंने वो अटेंडेंस 90% कर दी है, और जो पासिंग क्राइटेरिया है दे हैव इंक्रीज दैट फ्रॉम 50% टू 70%। और मैं आपको बता रहा हूँ, अपने टाइम पे मेरे 70% से 2 बार आए होंगे, और एक बार मैं फार्माकोलॉजी में डिस्टिंक्शन के करीब था, तब जाके मेरी 72% आई थी कोई प्रॉफ में। लाइक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट 70%। लेकिन इसको अगर एक अच्छे वे में देखें तो मैं कहूँगा ये काइंड ऑफ एक तरह से अच्छी पॉलिसी भी है। ऑब्वियसली यंग डॉक्टर्स को ये चीज़ अभी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो अपनी मेड स्कूल की जर्नी में है इसमें, लेकिन काइंड ऑफ ये अच्छी चीज़ इस तरह से कि थोड़ा फिल्टर आउट होंगे डॉक्टर्स इससे। वो थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब आपको अब ये बात पता है, अंडर द टेबल भी ये काम होता है। काफ़ी कॉलेजेस में, काफ़ी मेड स्कूल्स ऐसे हैं कि वो डोनेशंस लेके आपको एडमिशन दे देते हैं। इवन अब मैं नाम किसी उसका यूनिवर्सिटी का ऐसा लूँगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी होते हैं क्योंकि उनके एग्जाम वहीं अंदर ही चेक होते हैं इंटरनली, तो वो पास भी कर देते हैं बच्चों को एट द एंड। फिर अब तो आपको होता है कोई ग्रेजुएट होने के बाद कोई एग्जाम या कुछ वो देने की ज़रूरत नहीं है आपको PMDC हाथ में मिल जाता है। तो इस वजह से भी मार्केट काफ़ी ख़राब हो रही है डॉक्टर्स की, क्योंकि कोई फ़िल्टर नहीं है, क्वालिटी फ़िल्टर नहीं है। अब जैसे अब US से अगर कंपेयर करें हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, वहाँ US का जो ग्रेजुएट है, जो वहाँ से उनका मेड स्कूल करता है, उनका टोटल 10 ईयर्स का होता है, उसके बाद उनको भी USMLE देना पड़ता है। लाइक जो एक फॉरेन ग्रेजुएट जैसे हम जाके MLE देते हैं, USMLE देते हैं, उनको भी USMLE स्टेप्स 1-2 क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके वो लाइसेंस्ड MD बनते हैं। सिमिलरली अगर हम सऊदी अरब में आ जाएं, जिसको हम समझते हैं कि गल्फ काफ़ी बैकवर्ड है, मतलब इस सेंस में मेडिकल साइंसेज में, वो भी हमसे आगे हैं। इवन उनके अपने ग्रेजुएट्स को भी आफ्टर वंस से ग्रेजुएट, उनको भी लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है। SMLE करके नाम है उनके लाइसेंसिंग एग्जाम का, उनको भी देना पड़ता है। तो बस ये हमारे पाकिस्तान में ऐसे कि कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है ही नहीं, मतलब डॉक्टर्स के फिलहाल। एक इन्होंने इंप्लीमेंट किया था NLE के नाम से, तो उस पर भी लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और वो एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। है तो सही, वो चाइना वगैरह उनके लिए है, जो बाहर से ग्रेजुएट होकर आते हैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने जाते हैं, उनके लिए तो ऑब्वियसली उनके लिए होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए फ़िलहाल नहीं है। कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होगा आने वाले बैचेस पे, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, प्रैक्टिस की बात की जाए, हैंड्स ऑन स्किल्स की बात की जाए, तो पाकिस्तान में उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर उतना क्वालिटी हैंड वर्क कर पा रहा है? वो स्किल जो अगर बात की जाए, हमारे यहाँ पर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी आ चुकी है, AI पे वर्क हो रहा है काफ़ी हद तक, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि एक यंग डॉक्टर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजी और इसके अलावा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो बात कर लेते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, जो आपने कहा, तो वो तो पाकिस्तान में मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर्स को काफ़ी अच्छा मिल रहा है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और यही एक वजह है जिसकी वजह से मतलब ना हमें थोड़ा अच्छा भी समझ जाता है वहाँ पर, मतलब बाहर के इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, हर तरह के केसेस आते हैं, और ऑन कॉल जब आप यंग डॉक्टर एज अ यंग डॉक्टर वहाँ पर होते हैं तो यू आर फ्रीली अलाउड टू इंटरवीन विद द पेशेंट, जो आप करना चाह रहे हो, जो आप अपने तरीके करना चाह रहे हो। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो पाकिस्तान में आई वुड से कि काफ़ी मिल जाता है डॉक्टर्स को। दूसरी बात आपने सॉरी क्वेश्चन रिपीट की बात की कि टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है? टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का है आपकी, मैंने वो कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, आप गए थे AI कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल मैंने देखी थी।
तो अभी मैं ये कहूँगा कि अभी तो हम खैर काफ़ी उस चीज़ में पीछे हैं। अब मतलब बाहर जैसे आप बता रहे थे कुछ टाइम पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पाकिस्तान में बड़ी देर से आई है एज़ कम्पेयर टू बाहर, और रोबोटिक सर्जरी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। ऐसे ही है, कोई ऐसे ही है। concept नहीं स्टैट्स है। आप बिल्कुल करेक्ट डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं, पीछे क्योंकि हैं। फाइनेंशियली हम इतना इस वक्त स्टेबल हमारा आप देखें ना हेल्थ का बजट कितना है, इट्स गवर्नमेंट कितना देती है, काफ़ी कम है हेल्थ बजट हमारा। ये ज़्यादा होना चाहिए। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अभी डेवलपिंग भी है कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें हेल्थ बजट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। इवन सऊदी अरब में, अब मैं सऊदी अरब को ज़्यादा इसलिए बोलूँ क्योंकि मैं सऊदी अरब से हूँ, मैं आई वॉज बॉर्न देयर, आई वॉज रेज्ड देयर, सो वहीं से मैं आया हूँ। तो खैर सऊदी अरब में वो नियोम प्रोजेक्ट पे हो रहा है, उनका रोबोटिक सिटी प्रोजेक्ट है। हाँ, वो तो एक एडवांस बहुत सिटी पे काम कर बिल्कुल। और वहाँ पे उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एवरी 2 मिनट वॉक के बाद, लाइक आपका 2 मिनट का डिस्टेंस आपने किया कवर, उसके बाद कोई हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर, लाइक आइदर कोई नर्सिंग किया या कुछ होना चाहिए वहाँ पर। तो कितना मतलब आप देखें वो कितना मतलब एडवांस चल रहे हैं हमसे इस मामले में। हम तो काफ़ी पीछे हैं चीज़ों यानी में। अगर टेक को अगर बात करें तो उसका थोड़ा ही काफ़ी हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी समझे 50-60 साल पीछे ही हैं अभी जैसे हम। आपने बताया रोबोटिक्स सर्जरी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और वहाँ पे पता नहीं उसमें कितनी इन्वेंशन उन्हें आगे निकल गए, हम अभी तक ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, चलें अब थोड़ा सा आते हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं, एक यंग डॉक्टर हैं, आप एक हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर, मुझे तो ये टर्म आप ही ने बताया, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि ये क्या टर्म है, क्या कर रहे हैं आप। असल में लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर भी कोई टर्म है, एग्जिस्ट करती है। अब मैं अपने आप को पर्सनली क्लासीफाई इस तरह करता हूँ क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो खाली कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, वो डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाते हैं। अब मैं खुद को क्लासीफाई कर रहा हूँ एक तरह से हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर। आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी काइंड ऑफ इसी कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि देखिए हम अब हमारा कंटेंट एक चीज़ पे बेस्ड नहीं है। मैं फ़नी वीडियोस भी बनाता हूँ, और इनफैक्ट मुझे जो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा बहुत फेम मिला था और है अभी भी, वो फ़नी वीडियोस की वजह से मिला था। साथ साथ मैं ये जो है थोड़ी मतलब ये जो आप कह रहे हैं डिफरेंट पाथवेज पे मैं बात करता हूँ, ये मेडिकल टॉपिक्स पे बात करता हूँ, ये साथ साथ। तो ये अभी लोगों को आई थिंक सो कि इसके बारे में इतना पता नहीं है कि हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर होता क्या एक्चुअली में। तो आई वुड क्लासीफाई माई सेल्फ कि मैं हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर ही हूँ। वो आपकी देखिए वीडियो जो पिटाई लगाई है आप, वो कुछ कवर कर रहे थे गायनी वार्ड में। वो तो डेली व्लॉगर्स पे, हाँ वो कुछ कर रहे थे आप, वो बताएं वो क्या कर रहे थे। वो एक वीडियो हमने बनाई इस तरह से, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं डॉक्टर फराज, तो हमने कहा कुछ यार बनाते हैं डेली व्लॉगर्स पे, क्योंकि आजकल पता है आपको डेली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है। व्लॉगिंग के बाद ये वही तो, ये डेली व्लॉगिंग, हर चीज़ दिखा रहे हो आप अपना, हर फैमिली में हर चीज़ दिखा रहे हो। तो वो हमने एक ऐसी फिर मज़ाहिया बना दी थी कि एक डॉक्टर है, वो गायनी वार्ड है सामने, उसमें जा रहे हैं कि दिखाते हैं कि लेबर रूम में वो कह रहा है, तो पीछे से फिर हस्बैंड आ गया उसका। हाँ तो सही। अच्छा, अगर बात करें, आप एक यंग डॉक्टर हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, आप मुख्तलिफ, क्योंकि अब देखें आप पेशेंट के साथ आपका ज़्यादा जिस तरह आप मिल रहे हैं सीनियर कंसल्टेंट में भी उस तरह से ना मिलता हो, क्योंकि आपके साथ उनका जो डेली का जो फुटफॉल आ रहा है पेशेंट का, वो बड़ा लेमैन टाइप का आ रहा है, जो आपको बड़े सादा और ईजी ज़ुबान में अपने मसले मसाइल बताता है। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा जो असल में चीज़ है जो काम ख़राब कर रहे हैं क्वैक्स, डॉक्टर्स के पास जो केसेस आते हैं बिगड़ने के बाद, क्वैक जो इस रूप में बैठे हुए डॉक्टरों की शक्ल में, आप कैसे उनको एक्सपोज करते हैं? देखें अब ना मैं लाहौर से हूँ जैसे आपको पता है, तो लाहौर में तो कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जो कि पक्के धक्के इनके मतलब वो हैं क्वैक्स के। अब हरबंसपुरा हो गया, भगवानपुरा हो गया, वहाँ पर इनके क्लिनिक्स जो हैं वो 20-20 साल 25-25 साल से चल रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि वो अर्निंग जो उनकी है, आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, 10-12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं महीने का, क्वैक कमा रहा है। और जो उनके पेशेंट हैं वो ऐसे पक्के पेशेंट बन गए हैं कि वो सिर्फ जाते भी उनके पास हैं। अब इसके पीछे भी एक वजह मैं आपको बताता हूँ क्या। यूजुअली देखें क्वैक्स, जो अक्सर क्वैक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मैं किसी प्रोफेशन को डिफेम नहीं कर रहा, जैसे जस्ट बताऊँ, वो होते हैं डिस्पेंसर्स होते हैं, या OTA जो OT बॉयज़ नहीं होते हॉस्पिटल में, वो होते हैं। अब उन्होंने डॉक्टर्स के साथ काम किया होता है हॉस्पिटल में, तो उनको जो बेसिक फर्स्ट एड मैनेजमेंट होती है, ये चीज़ें पता होती हैं उनको बेसिक। कुछ ऐसे भी तो हैं जिनके पास डॉक्टर्स की सर्टिफिकेशन तक क्लिनिक पर आवेज़ा होती है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स के हालात ऐसे हो गए हैं कि अपना उनको वो अब लाइक मंथली सेल करते हैं अपना वो जो PMDC का लाइसेंस है मंथली, हाँ वो उनको 40,000-45,000 पे करते हैं डॉक्टर्स को, कहेंगे कि आपका हमने लाइसेंस अपने पास रखना है, जस्ट इन केस क्योंकि PHC का छापा वगैरह पड़े, जो पंजाब हेल्थ कमीशन है जिसके अंडर सब कुछ आता है, तो हमारे पास कुछ दिखाने को हो कि हमारे पास डॉक्टर बैठता है, हम तो साथ ऐसी बस एज अ डिस्पेंसर काम कर रहे हैं। तो इस तरह इनके पास बड़े टैक्टिक्स हैं चलाने के। अब पेशेंट इनका क्यों पक्का हो रहा है, जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि देखें, अब ये हम डॉक्टर्स हैं जो हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं देनी, स्टीरॉइड्स ऐसे नहीं देने। अब इनके पास जब जाएंगे क्वैक्स के क्लिनिक पे ना, द ओनली थिंग दे प्रिस्क्राइब इज स्टीरॉइड्स,
ठीक है। और स्टीरॉइड्स इतनी हार्मफुल चीज़ें, इतनी मतलब आपको इसके पता नहीं है क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इंसान के ऊपर, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा हुआ है जो कि क्वैक्स के पास ही जाते रहते थे, वो उनको स्टीरॉइड्स लगा लगा के एक डिजीज़ होती है कुशिंग्स डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, वो डेवलप हुआ था उनको, और पता बाद में ये चला कि वो डेक्सामेथासोन के इंजेक्शंस लगवा रहे थे। अब होता है कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना वो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। और जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स, जब भी हमें बीमार होते हैं तो हम सिम्टम्स क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी फाइट बैक कर रही होती है उस बीमारी से, उस डिजीज़ से। तो जब भी आप स्टीरॉइड इंजेक्ट करेंगे क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, तो सिम्टम्स सप्रेस हो जाएंगे। तो पेशेंट को क्या लगेगा कि डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा है, तो वो फिर उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स लगा लगा के इन्होंने पेशेंट बनाए हुए हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर स्टिल द सेम, वो उस तरह से उसको ओवरकम नहीं करते। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब बात की जा रही है यंग डॉक्टर्स की, आप ख़ुद भी एक यंग डॉक्टर हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि अभी जो चल रहे हैं पीएमडीसी से नाराज़गियाँ चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं आपके, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि क्या पर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जो भी आपकी शिकायतें, नाराज़गी, क्योंकि मैं ऑफ द कैमरा जब आपसे बात कर रहा था कि आपने एक स्टोरी बताई कि आपके कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी दोस्त हैं जो कि इन ड्राइव चला रहे हैं, बिल्कुल। तो वो प्लीज़ बताएंगे चैलेंजेस कहाँ पे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, ठीक है। होते हैं किसी के अपने रीजंस होते हैं। ही गॉट मैरिड एंड ही हैज़ अ सन एज वेल। तो अब अगर वो एक एमओ की जॉब करता है, वैसे तो जॉब्स इतनी इजीली मिलती नहीं है बड़े शहरों में, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में, पंजाब में, लाहौर में नहीं मिलती इतनी इजीली जॉब्स। तो अब उसको कोई जॉब मिली थी एंड ही वाज अर्निंग 40 to 45,000 उस जॉब से, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, उसमें फैमिली तो नहीं चलती। अब उसने फैमिली भी अपनी खुद ही सपोर्ट करनी है, क्योंकि उसकी शादी के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली। तो देन वो फिर अब इन ड्राइव चला रहा है एंड ही सेइंग कि मैं 3 से 4 लाख कमा लेता हूँ महीने का। 12 घंटे चला रहा है वो, 12 घंटे, कभी 16 घंटे भी चला लेता है, लेकिन कह रहा है मैं 3-3.5 लाख आराम से कमा रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग फ्यूल एक्सपेंस और सारे एक्सपेंस निकाल के। तो कह रहा है मेरी डिग्री से तो अच्छा था मैं यही चलाता। तो ये मुझे लगता है कि पीएमडीसी को ना एक फिक्स कर देनी चाहिए, एक मतलब ना एक सैलरी या समथिंग, कि डॉक्टर को मिनिमम इतना पे तो आप करें, क्योंकि इतनी मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस एक बहुत ही बड़ी डिग्री, बहुत ही टफ, लेकिन इट्स काइंड ऑफ टफ। इतना आप एग्जाम्स दे के, इतना पढ़ के आप एक पॉइंट तक आते हो, आपको एक सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली तो आपको सैलरी मिले। अब जो रिस्पेक्ट दे रहा है बंदा, अब मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ, मेडिकल रेप्स वाले आते हैं, आपको पता है, वो बंदा मुझे रिस्पेक्ट, अब काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं। तो अब जो बंदा रिस्पेक्ट दे रहा है उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है। हालांकि ये कोई वो नहीं है मैयर करने का किसी को, लेकिन डिग्निटी मैयर करने का, लेकिन बस स्टिल अब ये देखिए, वो उसको जब मैंने बताया ना कि यार कहते हैं आप, वैसे आप, उसने भी मेरी टिकटॉक पर वीडियोस देखी थी, कहते हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप सदका जारिया कर रहे हैं लो। तो फिर उसने पूछा आपकी सैलरी कितनी है ऐसी बातों में, तो मैं उसको बताया कितनी है। देन ही वाज लाइक कि यार मैं तो 90,000 तक ले रहा हूँ और आप 72,000। एक और भी हमने एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि पाकिस्तान से जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, हाँ जी, 1000+ मैचेस, जिसको पीएमडीसी ने बड़े क्रेडिट्स लिए थे उस पे, क्रेडिट लिए कि यार हमारे डॉक्टर्स ने तो मैच मार लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि पीएमडीसी जो ले रही है एक तरह से, मतलब क्रेडिट ले रही है, उसमें लोगों ने, आपने कमेंट्स देखे होंगे नीचे, बड़े खिलाफ कमेंट्स किए हुए थे कि ब्रेन रॉट है या क्या है, ब्रेन डेड है, इनको समझ नहीं आ रही इस बात की। क्योंकि देखिए डॉक्टर अपनी मेहनत से खुद गए हैं, जिन्होंने एमएल या तो उन्होंने स्पॉन्सर किया। यूएसएमएलए काफ़ी एक्सपेंसिव पाथवे, आपके 75 लाख से 1 करोड़ रुपया लगता है, आराम से लगता है। या तो ये उस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी डॉक्टर्स को, मैंने नहीं देखा कि किसी डॉक्टर को सपोर्ट मिल रही हो पीएमडीसी की तरफ से कि वो अपने स्टेप्स क्लियर कर रहे हैं। ना ही रिसर्च वर्क का कोई मतलब प्रॉपर यहाँ पर सेंटर्स हैं, या मतलब अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि रिसर्च वर्क में एनरोल कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि पीएमडीसी को उसका क्रेडिट लेना चाहिए। और एक तो ये भी बात है कि देखें जो 1000+ डॉक्टर्स जा रहे हैं यूएस, वो ऑब्वियसली बात है कोई क्रीम होंगे, टॉप ऑफ द क्रीम होंगे, तभी तो वो जा रहे हैं, और वो ऑब्वियसली बात है रेजिडेंसी करके वहीं पर रहेंगे, पाकिस्तान तो वापस नहीं आएंगे। तो हम वी हैव लॉस्ट दोज डॉक्टर्स, अब हमारे साथ नहीं है वो डॉक्टर्स, वो ये हमारे लिए एक नेगेटिव इफेक्ट है। बिल्कुल, इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। वी शुड बी सैडेंड ऑन दिस फैक्ट कि इतने यंग डॉक्टर्स चले गए हैं यूएस, और वो भी काबिल डॉक्टर। ठीक। अब मेडिकल के फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि आप यंग डॉक्टर हैं, आपको कुछ आगे का नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रुकने का कुछ पर्पस, कुछ मकसद, कुछ आगे का कुछ पाथवे नज़र आ रहा है? देखिए मैंने तो तभी FCPS पाथवे चूज़ ही नहीं किया, इसी वजह से मैंने मतलब FCPS दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे फ़िलहाल नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग डिसहार्ट हो जाएं, बिल्कुल इस प्रोफेशन को चूज़ ना करें। प्रोफेशन में अभी भी प्रोज हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन थोड़ी सी हार्डशिप्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं विद टाइम। तभी मेरा अपना प्लान भी यही है कि बाहर ही जाने का। एग्जाम आपने अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, प्लाब 1 दिया हुआ है, फिर MSCP भी दिया हुआ है, तो प्लान बाहर का ही है।
लेकिन जो डॉक्टर्स अभी यंग आ रहे हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर इस फील्ड में आना है तो ये माइंड बना के आना है कि यू नीड टू एक्सेल इन दिस फील्ड। ऐसे नहीं कि बस मतलब आना है जान छुड़ाने के लिए बस डिग्री कर ली ये वो, क्योंकि फिर वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इधर। आपको डिप्रेशन होगा एक पॉइंट पे आके, आप मैंने खुद देखा लोग सुसाइडल हो जाते हैं। हाँ, ये पिछले दिनों एक न्यूज़ ही ब्रेक हुई थी कि अच्छे इस वक्त तो इसका रेट एक्सीड कर गया कि डॉक्टर्स आधे से ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा रहे हैं और तरह तरह के नए सुसाइड करें। वो सहारा मेडिकल कॉलेज है एक नारोवाल में, उधर के बड़े बच्चे सुसाइड करते हैं। बड़ा बड़ा ये उधर का तो फेमस है कि वहाँ के बच्चे बड़ा सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके अपने इंटरनल कोई मामला ऐसे हैं। लेकिन आप ये देखें तो ये डिप्रेशन तो बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब डॉक्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता। सेगमेंट की क्लोजिंग के ऊपर जाएंगे। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा उन यंग बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को मेडिकल वाली साइड पर कि वो MBBS वाली साइड पर जाएं। इसके अलावा जो आपके डिसीजन टेकर्स हैं, जो ऊपर अहकाम बाला हैं, जो इस वक्त आपके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और आपके क्लोजिंग नोट्स क्या होंगे इसके ऊपर प्लीज़? सबसे पहले तो जो पेरेंट्स वाली बात आपने की है, ठीक है, पेरेंट्स वाली जो बात आपने की है उस पर आई वुड सजेस्ट कि मतलब पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये बड़ा मसला हो जाता है आगे आके। अगर आपके पेरेंट, मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर भी दिखाऊं क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मेरा जो दूसरा नंबर है, कुछ काफ़ी लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं तो मैं उनको बिजनेस पर देता हूँ, क्योंकि कहता हूँ किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है तो आई कैन काउंसिल देम, ठीक है। तो उसमें एक लड़की है, वो रो रही है लिटरली कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे डलवा दी है, इतनी फ़ीस दे दी है, और उन्होंने कहा है अब तुम छोड़ नहीं सकते इस प्रोफेशन को क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने उसको कहा कि लोगों ने आपके साथ नहीं चलना, जब आपको जॉब नहीं मिलेगी तब लोग आपके साथ नहीं होंगे। जब आपने प्रॉफ वाला एक बड़ा हेक्टिक सीजन होता है जो आपका एग्जाम होता है, उसमें लोग कोई आपके साथ होंगे नहीं। तो पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को कि ये बने या ये ना करें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बच्चे का अपना पैशन क्या है। अगर बच्चा पैशनेट एनफ है तो फिर तो वो ऑब्वियसली बात इस फील्ड में एक्सेल करेगा, वो MBBS करेगा, उसके बाद MLE करे या प्लैप करे, जो भी अच्छे पाथवेज उसको लगते हैं वो करे, या इवन पाकिस्तान में ट्रेनिंग परस्यू करे। तो वो अगर एक बंदा पैशनेट है इस चीज़ के लिए तो वो उस चीज़ में फिर जाने में कोई हर्ज नहीं है। सेकेंडली जो आपने बात की थी पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो मैं कहूँगा इसमें थोड़ी सी लीनियंसी लाने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि यंग डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी इस टाइम पर फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आपने देखा काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हो रहे हैं प्रोसेस। ये वाइडिया वालों के तो होते रहते हैं हर वक्त। तो इनको चाहिए कि थोड़ी सी लीनियंसी लाएं चीज़ों में, थोड़ा सा मतलब ईज़ करें डॉक्टर्स को भी। अब पे के लिहाज से थोड़ी बेहतरी लाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ R4 मतलब जो ईयर 4 ऑफ ट्रेनिंग में एक जानने वाले हैं मेरे, ठीक है, उनको ऑनकोलॉजी में करें, ठीक है, मतलब फाइनल ईयर है, उसके बाद वो ऑनकोलॉजिस्ट बन जाएंगे FCPS 2 दे के, तो उनकी पे 80,000 है। अब वो तो सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग यही चल रहा है। ट्रेंडिंग मतलब ये ज़्यादातर तो यही चल रहा है ना आजकल पाकिस्तान में। ऑनकोलॉजी का तो बहुत स्कोप है, ज़्यादातर तो ये जा ही ऑनकोलॉजी वाली साइड में। उनका भी 80,000 है, और वो मैरिड भी हैं, ठीक है, हमारे सर ही थे, वो काइंड ऑफ मतलब सीनियर थे, तो वो मैरिड भी हैं, और वो मुझे ये कहते हैं कि काफ़ी टफ है। और आपको पता है ट्रेनिंग के साथ आप 2 जॉब्स कर भी नहीं सकते, जो काफ़ी टफ हो जाता है। तो इट्स क्वाइट हेक्टिक। उनकी वाइफ भी फिर हैं, वो भी जॉब करती हैं, और फिर दोनों आपको पता है टफ। 80,000 2 लाख 1-1.5 लाख भी अगर हो जाए तो कितना आप नहीं चला सकते आप। अगर उनकी वाइफ भी 50-60,000 की जॉब कर रही है तो कितना ही आप कर लोगे। तो इट्स क्वाइट टफ, इट्स क्वाइट सैड, इट्स क्वाइट टफ। और इसमें मुझे लगता है कि PMDC को कुछ ना, हमारी हुकूमत को PMDC को कुछ एक फिक्स्ड मतलब एक बार सेट कर देना चाहिए कि मिनिमम इससे बिलो पे नहीं होनी चाहिए। जैसे हाउस ऑफिसर्स के लिए पहले पे का कोई नहीं होता था, लोग 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार देते थे, लेकिन फिर PMDC ने एक पे ग्रेड सेट कर दिया था कि 69,600 रुपीज़ से नीचे वाला कोई पे होगी तो आप जो HOs हैं वहाँ पे, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, वो हमें कंप्लेन कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे। तो बच्चों ने की भी थी कंप्लेन, और हमारी हाउस जॉब में पे वैसे पहले 45,000 थी, फिर वो पे बढ़ के 69,000 हो गई थी। आई थिंक सो ये इसी वजह से करें कि इनिशियल स्टेज के ऊपर इतना चेक, इतना इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया कि ऊपर आने वाले बच्चों के लिए क्राइटेरिया इतना टफ कर दिया कि वो उनको थोड़ा मैनेज कर सकें। तो वो इतनी बड़ी ब्रीड जो है हमारी मेडिकल की जो फील्ड है उससे ही बाहर हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लॉट आ चुकी है कि उनके लिए समझ ही नहीं आ रही कि उनको फिट कहाँ पे। वो एक बैकलॉग क्रिएट हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जी। मतलब एंड के ऊपर अगर आपसे अगर हम समराइज़ करें तो आप क्या समझते हैं, कुछ अच्छी खबर है मेडिकल वालों के लिए, या कुछ अभी स्टिल कुछ बुरा ही होने जा रहा है? नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए। यू नीड टू होप फॉर द गुड एट द एंड। हमेशा मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, आहिस्ता विद टाइम। तो चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं। यंग डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऊपर जो हमारे ऊपर सीनियर्स हैं वो भी ऑब्वियसली बात है कर तो हमारी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ। तो लेट्स जस्ट होप कि सिचुएशन बेहतर हो। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले जो 5 से 10 साल है ना, वो थोड़े टफ होंगे। लोगों को इस प्रोफेशन के अलावा भी दूसरे प्रोफेशंस के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप इतना ही इंटरेस्टेड हैं, BDS इज़ क्वाइट गुड, ठीक है, ये Pharm D,
DPT, ये सारे प्रोफेशंस अच्छे प्रोफेशंस हैं, बुरे प्रोफेशंस नहीं हैं। हालांकि DPT वालों को मालशिया कहते हैं। अब उनको पता नहीं वो मालशिया कितना कर लेते हैं एक सेशन से। सो लेकिन एट द एंड ये भी नहीं है कि इट्स ऑल अबाउट मनी। अगर आपका पैशन है ये और आपके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपके घर वाले मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हो कि आप प्राइवेट MBBS करके 1-1.5 करोड़ रुपया लगा के भी आगे भी आपको वो USMLE या पाथवे के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। फिर तो गो फॉर इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ाद, आपके टाइम का, आप स्पेशली लाहौर से इतना ट्रैवल करके इस्लामाबाद आए, बिग थैंक्स। कफील भाई आपके लिए कुछ भी ठीक है जी, थैंक जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ द यंगेस्ट डॉक्टर फ़ाद, द फेमस मेडिकल इन्फ्लुएंसर, हेल्थ केयर एक्सपर्ट माशाल्लाह। और आज की मेडिकल पॉडकास्ट है, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, जो आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं मेडिकल की फील्ड में, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव एपिसोड रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।